दोस्तों नमस्कार। आज हम सोशल मीडिया पर वीडियोज की एक श्रृंखला जारी कर रहे हैं। भारतीय खेती और किसान कल, आज और कल विषय पर इस वीडियो श्रृंखला में चर्चा होगी। 1857 से लेकर 2020 तक भारतीय खेती के बारे में अपनाई गई नीतियां, किसानों के संघर्ष और उनके विकास के बारे में हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो श्रृंखला बुलंदशहर जिले के किसान नेता कामरेड कुंवरपाल सिंह की याद में हम जारी कर रहे हैं, जो जिंदगी भर किसानों और मजदूरों के लिए संघर्ष करते रहे। ये वीडियो श्रृंखला को हम समर्पित करते हैं उन शहीदों के लिए जिन्होंने किसान और मजदूरों की और देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। साथियों, विषय पर आने से पहले हम एक चीज स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस श्रृंखला में बहुत सी बातें आपको ऐसी मिलेंगी जो दुर्भाग्य से हमारे मुख्य धारा का जो इतिहास है उसमें जिनको स्थान नहीं मिला है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि श्रृंखला के तमाम वीडियो को देखने का कष्ट करेंगे और अगर ये पसंद आए तो इनको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। साथियों, आप जानते हैं भारतवर्ष 600 की लगभग रियासतों का मुल्क था, जिसको भारतवर्ष बोला जाता है। इसमें 600 रियासतें थी। ये आपस में युद्ध भी करते थे। कलिंग और अशोक इसी भारत में लड़े हैं। महाराणा प्रताप और अकबर की लड़ाई इसी भारतवर्ष में हुई है। उस समय जो जमीन होती थी, ये सारी जमीन राजा की जमीन होती थी। किसान उस पर काम करते थे और अपनी जो उपज होती थी उसका आमदनी का एक हिस्सा राजकोष में जमा करते थे। उस समय राजा किसानों को बेदखल करने की घटनाएं बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। जमीन से बेदखल करने की, सिर्फ राष्ट्रद्रोह का कोई मामला हो उसमें बेदखल किया जा सकता था। इसी तरीके से किसान से जो आय प्राप्त होती थी राजा को, उसमें राजा की तरफ से खेती के सिंचाई के साधन वगैरह, तालाब वगैरह, इनकी व्यवस्था की जाती थी। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी, अंग्रेजों से युद्ध हुआ और उसमें नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी अधिकार हासिल कर लिए और फिर जो बड़े पैमाने पर किसानों की जमीनों से बेदखलियां हुई हैं, वो पूरे देश भर में जहां जहां ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा लेती रही, दीवानी अधिकार हासिल करती रही, वहीं ये बेदखलियों का सिलसिला शुरू हो गया। और दूसरी बात क्या हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी शासकों ने, जो किसान से जो मालगुजारी के रूप में हासिल करते थे उसकी आमदनी का एक हिस्सा, उसको अपने उपभोक्ता दूसरे कामों में खर्च करते थे, उपभोग के कामों में, दूसरे कामों में खर्च करते थे। उसको किसानों के खेती के विकास के लिए जो थोड़े बहुत काम थे वो भी बंद कर दिए। इसका नतीजा हुआ किसानों में बेदखलियां बढ़ी और खेती के जो थोड़े बहुत सिंचाई के साधन और उनमें पैसा लगाना बंद कर दिया। नतीजा किसानों की तबाही बढ़ती चली गई। जगह जगह किसान
उजड़ते हुए चले गए। और इस बीच अकाल भी पड़े, कई अकाल पड़े। 1800 में, 1830 में इससे किसानों की तबाही और बढ़ी। जब अकाल पड़ता था तो जमींदार इससे अपना लगान को बढ़ा देते थे और लूट करते थे किसानों की। मालगुजारी शासक को जाती थी और लगान जमींदार लोग वसूल करते थे, तो उस लगान को भी बढ़ा देते थे। अंग्रेज मालगुजारी बढ़ाता था, उधर लगान को बढ़ा देते थे। इस तरीके से डबल शोषण वो शुरू हो गया। किसानों की जगह जगह विद्रोह शुरू हो गए। और इस रूप में हम बहुत संक्षिप्त में, ज़्यादा इसकी चर्चा न करके, ज़्यादा तबाही जब बढ़ी तो 1857 का दौर आया। वास्तव में जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, ये दुनिया का बहुत बड़ा किसान आंदोलन था जो शासक वर्गों, अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुआ। और इसने अंग्रेजों को दहला दिया, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब एक होकर एक मुस्लिम बादशाह को देश की गद्दी पर लाने की कोशिश में, यानी राजनीतिक सवाल को लेकर, आर्थिक सवाल से पीड़ित किसान राजनीतिक सवाल को लेकर खड़े हुए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। उसमें वो जमींदार लोग भी शामिल हुए जिनके साथ अंग्रेजों ने छेड़खानी की। उन्होंने भी इस संघर्ष में हिस्सा लिया। लेकिन आप जानते हैं, इस आंदोलन को बुरी तरीके से कुचल दिया गया। अंग्रेजों ने 1857 में कुचल दिया। पहले फूट डालने की कोशिश की। ये भी आप ध्यान रखिए कि 1857 से पहले जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान दंगे कभी बड़े पैमाने पर नहीं हुए। यहाँ तक कि अकबर की फौज में जो उनका कमांडर था, फौज के कमांडर मान सिंह, और महाराणा प्रताप की फौज में कमांडर हकीम शाह सूरी, और 30,000 पठान महाराणा प्रताप की फौज में भर्ती थे। रियासत से रियासत लड़ती थी। हिंदू मुसलमानों के दंगे आमतौर पर नहीं होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने आकर जब सारा किसान और सारा देश एकजुट हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, तो फूट डालने की अंग्रेजों ने कोशिश की। और उस समय पहली बार इतिहासकार ए.बी. ब्रिज ने अपनी एक किताब लिखी, और उस किताब में पहली बार ये लिखा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है, ये मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। इससे पहले के तमाम दस्तावेजों में, हिंदुस्तान के किसी भी दस्तावेज में ये जिक्र नहीं है साथियों। पहली बार ये जिक्र किया गया और नफरत फैलाने की कोशिश की गई, जिसको बाबा रामचंद्र और अमीर अली साहब, इन दोनों ने कोशिश करके जनता को एकजुट किया, शांति बनाए रखी, जिन दोनों के खिलाफ अंग्रेजों ने कार्रवाई की। ये पहली बार जब सारा किसान इकट्ठा हुआ शासक वर्ग के खिलाफ, तो फूट डालने की कोशिश की गई। लेकिन आप जानते हैं कि इस आंदोलन को बुरी तरीके से कुचल दिया गया। भारी कुर्बानी किसानों ने इस आंदोलन में दी। इसके बाद अंग्रेजों ने दो काम किए। एक तो कंपनी का शासन खत्म कर दिया और सीधा विक्टोरिया महारानी का शासन, यानी अंग्रेजी शासन, सीधा सीधा कायम किया गया। दूसरा, बीच में शासन को चलाने के लिए बीच में नए किस्म के जमींदार, बिचौलिए पैदा किए गए किसानों को नियंत्रित करने के लिए। और इस तरीके से किसानों का शोषण और सख्ती से किया जाने लगा।
ये बिचौलिए उनको बुरी तरीके से उनको लूटते भी थे, पीटते भी थे, तबाह करते थे, नाजायज बेगाल देते थे, सारा काम कराते थे। और अंग्रेज अगर कहीं किसी देश से युद्ध लड़ रहा है तो इन पर अपनी मालगुजारी बढ़ा देता था। इस तरीके से ये तबाह होते रहे। लेकिन मोपला विद्रोह से लेकर तमाम विद्रोह देश के अंदर होते रहे। किसान कुचल जरूर दिया, लेकिन किसानों के आंदोलन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुए। इसके बाद आप जानते हैं 1857 में ए ह्यूम जो कलेक्टर था इटावा का, जनाना बेहिस के भागा था। अंग्रेजों ने जब यह अपने शासन को नए सिरे से कायम किया, रेल को चलाया, दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी तो पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ रही थी, उस तरीके से लोगों को पढ़ाना शुरू किया। तो इस पढ़ाई के साथ साथ लोग आज़ादी की बात भी समझने लगे, दूसरी चीज़ें भी समझने लगे। 1885 में कांग्रेस का गठन किया, एक क्लब के रूप में ए ह्यूम के द्वारा गठन किया गया, ताकि वो जो पढ़ा लिखा हिस्सा है जनता में, उसका जो गुस्सा बढ़ रहा है, आम आदमी में जो गुस्सा है, किसानों में जो गुस्सा है, उसको इन पढ़े लिखे लोगों के जरिए शांत किया जा सके। लेकिन ये भी नहीं हुआ, ये भी संभव नहीं हो सका। अंग्रेज इसको खाली क्लब के रूप में नहीं रख सके। धीरे धीरे ये आंदोलन आगे बढ़ता चला गया, आगे बढ़ा और संघर्ष बढ़ते चले गए। किसान जनता भी इसमें भागीदारी करने लगी। बाद में आप जब देखते हैं कि इन सब में गांधी जी आ गए, अफ्रीका से अपनी वकालत छोड़कर आ गए। उन्होंने धोती पहनी, लंगोटी लगाई और तमाम किसान जनता को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पहल की। और इस बीच एक बड़ी घटना घटी 1919 में, जलियांवाला कांड हुआ। यहाँ भी आप जलियांवाला बाग में किसान जो इकट्ठे हो रहे थे बैसाखी के त्यौहार पर, वो भी किसान अपनी फसल आ रही थी, उसके अपने सिलसिले में इकट्ठे थे, किसान आंदोलन के रूप में संगठित हो रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए निहत्थे किसानों को जनरल डायर जो बदमाश किस्म का था, उसने सीधी गोली चलाकर किसानों की हत्या कर दी। हजारों किसान मारे गए, निर्दोष लोग मारे गए। इसके बाद तमाम जनता में, किसानों में जगह जगह आंदोलन बढ़ते रहे, खड़े होते रहे। किसान अपने मांगों को लेकर, उधर आज़ादी का आंदोलन शुरू हो चुका था। कांग्रेस ने जगह जगह इसकी शुरुआत की थी, लेकिन अभी तक कांग्रेस अपने इस होम रूल की बात करती थी, यानी शासन अंग्रेजों का रहे और सिर्फ उनके जो यहाँ के पूंजीपति बिरला टाटा जो पैदा हो गए थे, उनको ये उनके बाजार के हक हासिल हो जाए, इतनी खाली लड़ाई उनकी थी। लेकिन साथियों, किसानों के आंदोलन भी इस बीच खड़े होते रहे, किसान भी इकट्ठे होते रहे और जगह जहाँ कांग्रेस के सम्मेलन होते थे वहाँ किसान भी इकट्ठे होने लगे। इस तरीके से जगह जगह किसानों के विद्रोह भी शुरू हो गए, हथियारबंद आंदोलन भी शुरू हो गए। और इसी बीच 1936 में लखनऊ के अंदर ऐशबाग में किसान के ये तमाम जो क्रांतिकारी किसान थे, लड़ रहे थे जगह जगह, ये इकट्ठे हुए और इन्होंने एक अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से एक किसानों का संगठन गठित किया। और इसने पहली बार ये ऐलान किया कि जमीन जोतने वालों को मिलनी चाहिए, जमींदारी का खात्मा होना चाहिए। ये साथियों बड़ा नारा था जो दुनिया में किसानों की तरफ से भारत में पहली तरफ आया और दुनिया का एक बड़े किसान मांग बन जाती है जो जमींदारी के खात्मे की मांग से जुड़ा था और ज़मीन को जोतने वाले को देने की मांग के साथ जुड़ा था। जैसे 1936 में गठन होने के बाद किसानों के पूरे देश के अंदर संघर्ष बढ़ गए, क्योंकि
आज़ादी की लड़ाई भी शुरू हो गई थी। जगह जगह आज़ादी के आंदोलन शुरू हो रहे थे। साथ साथ किसानों का दमन बढ़ रहा था, किसानों के संघर्ष भी शुरू हो रहे थे। और 1936 से लेकर 1946 तक देश भर में किसानों के लगातार जमींदारों के खिलाफ भी और अंग्रेजों के खिलाफ भी किसानों के हथियारबंद आंदोलन शुरू हो गए। केरल में वायलार पुनप्पा रियासत के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ। उसी तरीके से महाराष्ट्र में वारली विद्रोह किसानों का, वही बंगाल के अंदर तिभागा आंदोलन किसानों का, आसाम में सुरमा घाटी के आंदोलन, बिहार में बाकास का आंदोलन, पंजाब में पेप्सू रियासत के खिलाफ आंदोलन, और सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का आंदोलन, जो बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ और जिसमें निजाम हैदराबाद के खिलाफ लड़ते हुए 4000 किसान मारे गए और जमींदारों को मार मार कर भगा दिया गया था। लगभग 3000 गांवों में जमीन पंचायतों के जरिए किसानों में बांट ली गई थी। इस पूरे आंदोलन का हमारे कहीं इतिहास में जिक्र नहीं है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये जो लड़ाई हुई, इसने एक बात की और वो बात महत्वपूर्ण थी कि ये जो किसानों के हथियारबंद आंदोलन चले, ये आंदोलन से शासन जो था अंग्रेजों का, वो कांप उठा था। और अंत में आते हुए जो आखिरी वायसराय था, इसका एक पत्र जाता है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को, एटली को, और वो उस पत्र में क्या लिखते हैं? वो उस पत्र में ये लिखते हैं कि हम पर ये जो किसान और मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, हथियारबंद आंदोलन चला रहे हैं, इनको कुचलने के लिए हम पर अंग्रेज फौज नहीं है, और जिस हिंदुस्तानी फौज को हम तनख्वाह देते हैं उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़ने वाले तमाम किसान और मजदूर हैं। इसलिए बेहतर हो कि भारत से हम अपना टाट का मंडल उठाएं, भारत को आज़ाद करें। साथियों, यहाँ हम बता देना चाहते हैं कि किसानों की संघर्षों की, आज़ादी की संघर्ष में कितनी बड़ी भूमिका है, आज़ादी को लाने में किसानों की कितनी बड़ी भूमिका है। एटली प्रधानमंत्री एटली थे इंग्लैंड के, उन्होंने संसद में इस पत्र को रखा, लेकिन इसका कहीं जिक्र नहीं होता है। 2 कारण मुख्य थे इस समय हमारे तमाम। इसका मतलब ये नहीं है कि आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी की भूमिका कम थी, या हमारे जो शहीद हुए, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, तमाम राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर राजगुरु सुखदेव, तमाम ये जो क्रांतिकारी नौजवान शहीद हुए, उसकी भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन ये किसानों के आंदोलन और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जरिए अंग्रेजों की फौज को तोड़ देना, ये 2 घटनाएं ऐसी थीं कि तमाम और आंदोलनों और क्रांतिकारियों की कुर्बानियों के साथ इससे अंग्रेज कांप गया और भारत को आज़ाद करने के लिए मजबूर हुआ। साथियों, लेकिन जाते जाते आप जानते हैं अंग्रेजों ने एक चाल चल दी। चूंकि आज़ादी की लड़ाई में 3 धाराएं मुख्य थी। पहली सबसे बड़ी धारा कांग्रेस की धारा थी, जिसमें उस समय के हिंदुस्तान के जमींदार और पूंजीपति भी शामिल थे। बड़ी धारा थी, जनता को आज़ादी की लड़ाई में शामिल करने में इसका बड़ा योगदान था। दूसरी धारा थी लाल झंडे की धारा। उसकी भूमिका मुख्य तौर से इन किसान आंदोलनों में थी, जो मैंने जिक्र किया किस तरीके से अंग्रेज इनसे थर्राए हैं।
इन दोनों धाराओं के विपरीत एक उल्टी धारा भी थी, नेगेटिव धारा भी थी, जो आजादी की लड़ाई का विरोध कर रहे थे। ये ऐसे संगठन, ऐसे ग्रुप थे जो सांप्रदायिक आधार पर अंग्रेजों के द्वारा खड़े किए गए थे, हिंदुस्तान की जनता में फूट डालने के लिए। ये हिंदुओं में भी थे, मुसलमानों में भी थे। 1925 में आरएसएस का गठन किया गया, 1939 में जमात इस्लामी का गठन किया गया, और इस तरीके से मुस्लिम लीग और इन सब में इन हिस्सों को संगठित किया गया। साथियों, ये आप देख सकेंगे किस तरीके से मुस्लिम लीग और आरएसएस की विचारधारा के लोगों की संयुक्त सरकारें बनी हैं अंग्रेजों के टाइम में। बंगाल में बनी, इसी तरीके से दूसरे प्रांतों में बनी। ये एक नेगेटिव धारा थी जो आजादी की लड़ाई का विरोध कर रही थी। लेकिन इसी नेगेटिव धारा ने एक बड़ा खेल खेला गया। पूरे जो निहित स्वार्थी तत्व थे वो इसके साथ थे। इसलिए एक बड़ा खेल हुआ। हिंदुस्तान की पूंजी, विदेशी पूंजी, इनके सामने सवाल खड़ा हो गया, और हिंदू पूंजी और मुस्लिम पूंजी के रूप में देश को बांटने का सिलसिला शुरू हो गया। खासतौर से मुस्लिम पूंजी, पीरजादा जैसे सेठ, उनको ये लग रहा था कि हिंदुस्तान का बिरला टाटा जो ज़्यादा संपन्न है, उसके रहते हम ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, वो हमें सटक जाएगा, खा जाएगा। इसलिए वो अलग देश की मांग के लिए आगे बढ़े, जिन्ना को आगे बढ़ाया, और धर्म के नाम पर देश के बंटवारे का सिलसिला शुरू हुआ साथियों। और बहुत भारी खून खराबा देश के अंदर हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर अपना दरबदर होने के लिए मजबूर हुए। 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का आंकड़ा है जो लोग मारे गए, और तमाम संपत्तियां सब ध्वस्त हो गईं, और एक देश के 2 टुकड़े हो गए साथी। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, दोनों जगह हिंदुस्तान में किसानों, मजदूरों, आम जनता ने लड़ाई लड़ी, लेकिन हिंदुस्तान की गद्दी पर हिंदुस्तान के पूंजीपति और जमींदारों का राज कायम हुआ। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के जमींदार और पूंजीपतियों का राज कायम हुआ। इस तरीके से बहुत दुखद तरीके से हिंदुस्तान की जनता को ये झेलना पड़ा। देश के बंटवारे का जो ऐसा दुख है जो कभी उसके सूल की तरह गुभा हुआ है, कभी खत्म नहीं हो सकता, वो उसे झेलना पड़ा। और हिंदुस्तान की गद्दी पर हिंदुस्तान की आज़ादी में जो किसान मजदूर लड़े वो अलग कर दिए गए। इस तरीके से हिंदुस्तान को राजनीतिक आज़ादी तो हासिल हो गई। कुछ लोगों को जो किसान मजदूरों के संघर्षों से जुड़े हुए थे, उनको ये राजनीतिक आज़ादी फर्जी लग रही थी, लेकिन समझदार लोगों ने ये कहा कि नहीं, ये आज़ादी, हम विदेशियों की गुलामी से आज़ाद हो गए हैं, राजनीतिक आज़ादी हमें हासिल हो गई है, आर्थिक आज़ादी की लड़ाई को हमें जारी रखना पड़ेगा। इस अंतर को आज छिपाया जाता है। जब इस आज़ादी की बात की जाती है तो देशद्रोह के रूप में उसको पेश किया जाता है।
लेकिन ये हकीकत है दोस्तों, हमें राजनीतिक, हमारा देश आज़ाद हुआ, विदेशी गुलामी से आज़ाद हुआ। अब ऐसा कोई खतरा हमारे देश में नहीं है, कोई विदेशी हमें गुलाम नहीं न बना रहा है, न बना सकता है। लेकिन आर्थिक तौर पर हम यहाँ की शोषक शासक वर्गों के गुलाम बने हुए हैं। किसान की क्या हालत है इस बीच बनी, मजदूर की क्या हालत है, वो सब आप जानते हैं। और आज स्थिति ये बन गई है। आज के समय आज़ादी तक जब तक हम आए तब तक भी हमारी आज़ादी के संघर्ष शुरू हुए, उनमें कुर्बानियाँ दी। उन कुर्बानियों का फ़ायदा किसान मजदूर को नहीं मिला, भारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी थी। और इस तरीके से ज़मीन अब भी जोतने वाले को नहीं मिली। इस जमींदारी का खात्मा जरूर ख़त्म किया, जमींदारी का खात्मे का जरूर ऐलान कांग्रेस ने किया, और उसके लिए भी किसानों के इस संघर्षों को ही श्रेय जाता है। अगर ये किसानों के संघर्ष जो हथियारबंद संघर्ष के रूप में पूरे देश में फैल गए थे, अगर ये संघर्ष शुरू नहीं हुए होते तो शायद जमींदारी खत्म करने का नारा भी कांग्रेस की तरफ से नहीं दिया गया होता। लेकिन नारा सिर्फ दिया गया, जमीन जोतने वाले को नहीं मिली। जो सीलिंग कानून बनाए गए विभिन्न राज्यों में, हम उन पर विस्तार से, हम समय नहीं है, जा नहीं सकते। उनमें बहुत से लूप होल छोड़ दिए गए। जमींदारी का खात्मा, कागजी खात्मा हो गया। उनको बहुत देर से लागू किया गया। इस बीच जो बैनामा किए गए उनको कैंसिल नहीं किया गया, और इस तरीके से जमींदारों ने अपनी ज़मीनों को बागात के नाम पर, मछली तालाब के नाम पर, किसी और नाम पर उस ज़मीन को छिपा लिया, बचा लिया। अपने रिश्तेदारों के नाम, किसी घोड़े कुत्ते के नाम ज़मीनों को करके बचा लिया गया, और ये ज़मीन जोतने वाले को नहीं मिली। लेकिन साथियों, ये असली कुंजी थी। ये ऐसी कुंजी थी विकास की कि जब तक इस ज़मीन का बंटवारा, जमींदारों से ज़मीन को लेकर भूमिहीनों में बांटने का काम जब तक शुरू नहीं होगा, ज़मीन जोतने वालों को जब तक किसी देश में नहीं मिलेगी, ज़मीन के अंदर, इसको कृषि क्रांति बोला जाता है, ये कृषि क्रांति का काम जब तक नहीं होगा, इसको किसी भी सूरत में किसानों के और देश के विकास का रास्ता नहीं खुल सकता। ये ऐसा ताला लगा हुआ है, और हिंदुस्तान में ये लगा रहा ये लंबे दौर तक। यानी यहाँ तक नौबत आ गई कि 20 साल तक इस देश में कुछ पैदा नहीं हुआ। हम बाहर से अनाज मंगा कर खाते रहे। बाहर के देशों से, अमेरिका जैसा देश हमें PL 480 के नाम पर हमें अनाज देता रहा, और बड़ी कड़ी कड़ी शर्तें थोपता रहा। वहीं से मंगाए हुए अनाज हम खाते रहे, और ये हालत ये हो गई साथियों कि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने एक नारा दिया, सोमवार को व्रत रखो। अनाज की कमी की वजह से ये व्रत का नारा दिया गया था। और 1966 में, 66-67 में 1,10,00,000 टन अनाज आयात करना पड़ा भारत को। साथियों, ये बहुत खतरनाक स्थिति थी। आज आज़ादी के इतने दिन बाद भी इसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता था। और अगर खेती में तरक्की नहीं होगी तो औद्योगिक तरक्की भी नहीं हो सकती है।
ये एक निश्चित बात है।